स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस। जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है तो इसमें दो मॉडल काम करते हैं। एक होता है सिग्मा जो फाई मॉडल और दूसरा होता है थीटा मॉडल और दूसरा मॉडल है वाई शेप्ड मॉडल। एक्चुअली में क्या है, ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मॉडल वर्क करेगा। सेल प्रोकैरियोटिक है तो उसमें थीटा मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्योंकि जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में उसकी शेप सर्कुलर है, और जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो लीनियर होता है, इसीलिए वहाँ पर वाई शेप्ड मॉडल फॉलो होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक बात ध्यान रखनी है, मैंने हाईलाइट भी की हुई है। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होता है। और कौन सी सेल डिवीजन के किस स्टेज में? जब सेल डिवीजन की एस फेज़ आती है, एस फेज़ में आप +1 में पढ़ के आए हो, तो एस फेज़ के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। 3 मेथड मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये बताया है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो सबसे पहले अगर हमें समझना है, अगर कोई हमसे कहता है कि व्हाट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन, तो हाउ कैन वी डिफाइन द डीएनए रेप्लिकेशन? एक्चुअली इट इज़ द प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स अ कॉपी इटसेल्फ। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए अपनी ही खुद की एक कॉपी तैयार करता है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कोई भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जैसे अब आज हम सेंट्रल डोग्मा के पहले स्टेप पे चल रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। सेंट्रल डोग्मा अगर आपको अच्छे से याद हो गया होगा तो इसका अगला स्टेप होगा ट्रांसक्रिप्शन, और उससे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ट्रांसलेशन, जिससे हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा, और यही हमारे टॉपिक रहेंगे। तो आज हम सेंट्रल डोग्मा के सबसे पहले स्टेप पे है डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है पहले हम उस पर बात करेंगे। तो जैसे अब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि ये कोई एक बहुत इजी कोई टॉपिक नहीं है या इजी कोई प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है और बहुत सारे एंजाइम इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एंजाइम्स की लिस्ट है वो हम देखते हैं। तो पहला जो एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इसका काम क्या है? ये काम करता है, ये रिमूविंग करता है प्राइमर्स की, और प्राइमर को हटा करके वहाँ पर जो गैप बन जाता है उसको न्यूली सिंथेसाइड नई नई न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर वहाँ पर गैप को फिल करता है। प्राइमेज एंजाइम क्या है? प्राइमेज एंजाइम का काम है ये प्राइमर बनाता है। और अब आप कहेंगे व्हाट इज़ द प्राइमर्स? तो प्राइमर्स आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए। अब आप कहेंगे आरएनए क्यों बन रहा है? तो मैं जब आपको डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस बताऊंगी तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि पहले आरएनए प्राइमर बनेंगे और फिर उन प्राइमर के बाद वहाँ पर फिर डीएनए सिंथेसाइज होगा। और ये एक्चुअली डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। प्राइमेज का दूसरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये मेन जो है ये स्टार एंजाइम है पूरे प्रोसेस का, और एक्चुअली में यही क्या करता है? डीएनए सिंथेसाइज करता है। और इसमें क्या है? 3 सब यूनिट होती है, अल्फ़ा, ये एप्सिलॉन और बीटा 2। तो ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है ये कैटालिटिक नेचर की होती है, और जो एप्सिलॉन है ये क्या करता है? प्रूफ रीडिंग करता है कि जो हम डीएनए बना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ठीक जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, कोई गलती तो नहीं होगी। और जो B2 है वो स्लाइडिंग क्लैम्प की तरह काम करता है। जो नेक्स्ट एंजाइम है वो यूज़ होता है हेलिकेज, और हेलिकेज एंजाइम का दूसरा नाम रैप प्रोटीन भी है। ये क्या करता है? जो डीएनए है, डीएनए क्योंकि जो पूरा डीएनए वो पूरी तरह से बंधा हुआ है, और रेप्लिकेशन जो होगा उसमें डीएनए को अनवाइंड यानी खोलना पड़ेगा। तो जो खोलने का काम करता है वो काम करता है हेलिकेज एंजाइम।
दूसरा है टोपो आइसोमरेज। जैसे ही हेलिकेज एंजाइम डीएनए को खोलता है तो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और जो उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जो बहुत ज़्यादा उनका स्पेस कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से डीएनए के टूटने का डर रहता है। तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम के यूज़ होने से क्या होता है, जो ऊपर वाले हिस्से में टेंशन क्रिएट हुई है वो कम हो जाएगी। और टोपो आइसोमरेज को ही डीएनए गायरेज एंजाइम भी बोलते हैं। दूसरा एंजाइम है फोस्फोराइलेज। फोस्फोराइलेज क्या करता है, फोस्फोराइलेज जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सेल के अंदर मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको क्या करते हैं ट्राईफॉस्फेट में, यानी कि उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसको करने जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है फोस्फोराइलेज। दूसरा है न्यूक्लिएज। तो डीएनए न्यूक्लिएज का काम होता है प्रूफ रीडिंग। ये क्या करता है, बहुत ध्यान से ये देखता है कि क्या जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयरिंग हुई है वो ठीक है या नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगला है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन या स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, SSBP के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या काम करती है, जैसे ही डीएनए अनवाइंड होता है और वो जब खुल जाता है तो क्या होता है, वो दोबारा ना जुड़ जाए, और दोबारा जुड़ने की वजह से क्या होगा, तो रेप्लिकेशन रुक जाएगा। तो उन दोनों डीएनए थ्रेड को, जैसे इसमें आप ये समझ सकते हैं, जैसे ये डीएनए है तो इसको रेप्लिकेट होना है, तो मान लिया ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, तो यहाँ पर क्या करेगा, हेलिकेज एंजाइम इसको खोलता चला जाएगा। तो जैसे इसको खोलता चला जाएगा तो इनके जो बेस पेयर हैं इस तरह से इनमें आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, तो ये आपस में फिर दोबारा क्लोज ना आ करके दोबारा से एक दूसरे के साथ वाइंड ना हो जाए। तो यहाँ पर SSBP प्रोटीन काम करती है और ये दोनों प्रोटीन अब एक दूसरे से इनको दूर खींच के रखती है। और इससे क्या होता है, ये वाई शेप्ड, आप देख रहे हो ना, ये वाई शेप टाइप इसकी बना करके रखती है और इसीलिए वाई शेप्ड मॉडल कहा जाता है। तो इसमें वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फोक को ये बना के रखती है, ताकि दोनों एक दूसरे जो स्ट्रैंड है उनको अपोजिट डायरेक्शन में खींच के रखती है। तो दूसरा जो एंजाइम है वो है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या होता है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में आपको जब बताऊंगी कि कैसे रेप्लिकेशन होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो एक स्ट्रैंड है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, उस पर जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो फ्रेगमेंट्स में होती है, जिनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। उन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ करके पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड जो बनाता है वो है लाइगेज एंजाइम। ये सारे फ्रेगमेंट्स जो बने हैं छोटे छोटे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, उनको जोड़कर एक नया डीएनए सिंथेसाइज करता है। तो ये था जो रिक्वायरमेंट्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। अगला है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा स्टेप हैं इसके अंदर और हम स्टेप टू स्टेप्स को समझेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप आता है डीएनए रेप्लिकेशन का वो है एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको जो एक्टिवेट न्यूक्लियोटाइड है जिनका नाम है डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। अब वो डाई न्यूक्लियोटाइड वो किसका है, तो अगर एडिनोसिन है तो हम बोलेंगे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो डाई हाइड्रोक्सी है ये, डी फॉर डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी नहीं है, सॉरी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक ट्राईफॉस्फेट्स। तो जैसे ये है डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, तो मोनो की जगह ये इनएक्टिव फॉर्म है सारी की सारी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्राईफॉस्फेट में। टी इंडिकेट कर रहा है ट्राईफॉस्फेट, और ये इनएक्टिव फॉर्म जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो ये सबसे पहला जो होगा स्टेप होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि जो पूरा का पूरा डीएनए होता है वो सारा का सारा डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ नहीं होता, वहाँ पर कुछ साइट्स होती हैं और उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये डिपेंड करता है कि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। तो अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो जो ये ओरिजिनल रेप्लिकेशन है वो उसमें केवल एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि वो डीएनए बहुत छोटा है।
और जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो लार्ज डीएनए है और उसमें बहुत सारी जगह पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जैसे अब हमने ये समझना है ये डीएनए है, तो हमने ये जो है ढूंढ लिया कि ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है, हमने सपोज किया कि ये जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसका नाम है निक, कह लो कट या इंसिजन इन डीएनए। अब यहीं पर कट लगेगा, इससे क्या होगा, जो डीएनए है जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने जो है ढूंढा है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहाँ पर कट लग जाएगा और ये अनवाइंड होना। अब यहाँ पे कट लगते ही क्या होगा, अनवाइंडिंग प्रोटीन जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम, वो क्या करेगा, इसकी अनवाइंडिंग कर देगा, इसको डीएनए को खोलना शुरू करेगा। और जैसे ये हेलिकेज एंजाइम इसके साथ जुड़ेगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटने लग जाएंगे और जो डीएनए, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और ये इसको इस तरह से खोल देगा। ये जो डीएनए है ये खुल गया है और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, इनके हेलिकेज एंजाइम की वजह से ऊपर जो है वो टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई है। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कितने खुले खुले हैं और यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस आना शुरू हो गया है। अब इसके बाद जैसे ही अनवाइंडिंग शुरू होती है तो सेकंड जो नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, वो है यूज़ ऑफ एसएसबीपी। जैसे ही ये अनवाइंडिंग होती है तो ये एसएसबीपी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि एसएसबीपी क्या करती है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मतलब होल्ड करके रखती है ताकि ये आपस में जुड़ ना जाएं। नेक्स्ट आता है रिलीज ऑफ टेंशन कोज ड्यू टू अनवाइंडिंग डीएनए। जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर इनके अनवाइंडिंग होने से ऊपर की तरफ स्ट्रेस आ जाता है और डीएनए के टूटने का जो है थोड़ा सा खतरा रहता है। तो यहाँ पर टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, ये लगता है यहाँ पर और इसकी वजह से जितना स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप मान लो टोपो आइसोमरेज एंजाइम है और यहाँ पर आप मान लो हेलिकेज एंजाइम है, तो टेंशन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ये है, नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। जो अब आरएनए प्राइमर बनेंगे, आरएनए के छोटे छोटे थ्रेड्स बनेंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे और वो बनेंगे डीएनए प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से। अच्छा, जो आरएनए प्राइमर हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि ये जब भी बाइंड होते हैं डीएनए से तो वो 3 प्राइम एंड पे ही बाइंड होंगे। यानी कि अगर हम इसको सपोज करें ये वाला 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, तो जो डीएनए है ये ऐसे आरएनए जुड़ते रहेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर इस थ्रेड स्टैंड पे तो ये इस तरह जुड़ेंगे और इधर से क्या हो, क्योंकि ये 3 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होने की वजह से ये इस साइड से जुड़ेंगे और इधर से जब जुड़ेंगे तो कॉन्टीन्यूसली डीएनए का सिंथेसिस होगा और यहाँ पर जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर डीएनए का फ्रेगमेंट्स में जो है सिंथेसिस होगा। जो 8 नंबर का जो हमारा स्टेप है वो है सिंथेसाइज ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू होगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड पहले से ही न्यूक्लियोप्लाज्म में हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स को जो एक्टिव फॉर्म में पहले स्टेप में जो बने थे वो एक्टिव फॉर्म में आकर के एक कॉम्प्लीमेंट्री, मान लिया अगर एक जगह यहाँ पर सी है तो दूसरी जगह जी जो आएगा, जी न्यूक्लियोटाइड जीटीपी, तो जीटीपी आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो टूटेगा, एनर्जी रिलीज़ होगी और उसी एनर्जी को यूज़ करके यहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज होगा। जो डीएनए जो बनेगा, डीएनए की जो डायरेक्शन होगी न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने की, वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। तो 5 प्राइम टू, तो यहाँ पर जो डीएनए की जो बनने की जो स्थिति होगी वो 3 प्राइम से ही जो है शुरू होगी, तभी तो 5 to 3 होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इससे क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है अट्रैक्ट करेगा एक्टिवेटेड डीएनटीपीएस को जो हमने पहले स्टेप में बनाई थी और टेम्पलेट के अकॉर्डिंग का कहने का मतलब ये है कि अगर जो टेम्पलेट पे ए लिखा हुआ है तो ए के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा डीएनटीपी आएगा, यस यहाँ पर ए के अपोजिट थायमिन वाला आएगा। इस तरह से जो है इसकी जो ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा दोनों स्ट्रैंड
और जो है उनके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस हैं वो जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है डीएनए बन जाएगा। लेकिन जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ये देखने को मिलता है कि जो स्ट्रैंड 3' स्ट्रैंड है वहाँ पर जो डीएनए के सिंथेसिस है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होती है, कुछ बिल्कुल रुकता नहीं है, फ्रेगमेंट्स नहीं बनते। और ये आप जो ये देख रहे हो ये कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए प्राइमर है। तो आरएनए प्राइमर पहले जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जो भी डीएनए सिंथेसाइज होगा वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली होगी और इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा है जो 5' है, तो क्योंकि हमेशा आरएनए प्राइमर जो होता है वो 5' to 3' जुड़ता है, तो वो इधर से जुड़ना शुरू होगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स में जुड़ेगा क्योंकि ये 5' to 3' है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, तो इससे क्या होगा, फ्रेगमेंट्स में डीएनए बनेगा और इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बाद में डीएनए लाइगेज की हेल्प से आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके पूरा डीएनए का स्ट्रैंड जो है कंप्लीट कर लेंगे। इस स्ट्रैंड को, क्योंकि यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हुआ है डीएनए का स्ट्रैंड जो डिसकॉन्टिन्यूसली बना है, इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो बच्चों ये था डीएनए का रेप्लिकेशन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ में आपको इसकी एनिमेशन वीडियो भी ज़रूर भेजूंगी और आपने बहुत ज़रूर वो एनिमेशन वीडियो देखनी है ताकि आपके और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।